मैं एक बहुत बदनसीब लड़की हूँ जो खूबसूरती की वजह से सारे के सारे मर्द मेरे साथ सोना चाहते थे, क्योंकि मैं बहुत ही हसीन लड़की थी। यहाँ तक कि मेरे बाप ने भी मुझे नहीं छोड़ा। मेरे साथ मर्द जो चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं। एक दिन मेरे कमरे में एक लड़का आया। उसने मेरे साथ जो किया उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उसने मेरे साथ आज मेरे दोस्त ने मुझे एक बेहद हसीन खूबसूरत दिलकश लड़की की तस्वीर भेजी थी। आज से पहले मैंने इतनी सुंदर और हसीन लड़की कभी नहीं देखी थी। देखने में उस लड़की की उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, लगभग 16 से 17 साल की होगी। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और उससे पूछा कि मैं इस लड़की के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, क्या यह संभव है? तो वो कहने लगा, तो देख ही रहा है यह लड़की कितनी हसीन है। ये लड़की एक रात का 10,000 लेती है। मैंने कहा, इतनी खूबसूरत लड़की पर 10,000 तो छोड़, मैं 20,000 भी देने को तैयार हूँ, बस तू मेरी सेटिंग कर दे। मेरा दोस्त कहने लगा कि ठीक है भाई, तू बस तैयार हो जा, मैं कुछ देर में सब कुछ सेट करके तुझे बताता हूँ। अपने दोस्त का फ़ोन रखने के बाद मैं तैयार हो गया और उस लड़की से किसी भी तरह मिलना चाहता था। इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। अब मैं अपने दोस्त की कॉल का इंतजार कर रहा था। मैं पीछे से एक मीडिया रिपोर्टर हूँ और नई नई खबर ढूंढ कर निकालना मेरा काम है। मैं इस लड़की से मिलकर यह जानना चाहता था कि आखिर यह लड़की सट्टे में कैसे आई, वो भी इतनी कम उम्र में। मेरा दोस्त अक्सर मुझे ऐसी लड़कियों की तस्वीर देता था जो सड़क किनारे खड़े होकर इस तरीके से काम किया करती थी। मैं तो बस यही जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि इस लड़की की कहानी क्या होगी। मुझे यकीन था कि कहानी बहुत ही धमाकेदार होगी। अगर मुझे यह कहानी मिल गई तो मेरे चैनल की रेटिंग बहुत तेजी से ऊपर बढ़ जाएगी और मेरे साथ साथ मुझे प्रमोशन भी मिल जाएगा। थोड़ा इंतजार करने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं तेरा उस लड़की के साथ दोपहर 1 बजे से दोपहर के 3 बजे तक का टाइम सेट कर दिया है। और साथ ही साथ उसने मुझे यह भी बताया कि मुझे उससे कहाँ और कैसे मिलना है। उसकी बताई हुई जगह पर मैं समय से पहले ही पहुँच गया। वो बेहद छोटा सा एक गांव था जहाँ बहुत ही छोटे मोटे से घर बने हुए थे। जैसे दोस्त के बताए पते पर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से इस लड़की ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर मुस्कुराई और अंदर आने के लिए कहा। उसके पास से गुजरते हुए उसमें बेहद अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं उसके कमरे में जाकर बैठ गया। मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर कुछ ही देर में वो लड़की खुद मेरे बराबर में आकर बैठ गई। फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने उस लड़की से कहा, तुम एक काम करो, तुम सामने वाले सोफे पर बैठो। वो मुझे बेहद हैरानी से देखने लगी और मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। जब मैं उसका नाम पूछा तो जोर जोर से हंसने लगी। जब मैंने उसके हंसने का वजह पूछा तो कहने लगी कि नाम का क्या है, नाम तो कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ जिस काम के लिए आए हो उस काम के लिए मैं तैयार हूँ। और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी और कहने लगी कि अभी के 2 घंटे आपके हैं, आप जो चाहें जैसे मेरे साथ कर सकते हैं। मैंने उसे वही रोक दिया। वो मुझे अपना कोई रोज का ग्राहक मान रही थी। रोज उसके पास कितने ही लोग आते थे। मैंने उसे हंसते हुए बताया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ किसी भी तरीके का कोई गलत काम करने के लिए नहीं आया हूँ। तुम तो मुझे बेहद खूबसूरत लगी, तो मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता था, इसीलिए आया हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगी? मैं जानबूझकर रिपोर्टर वाली बात उससे छुपा लिया था ताकि वो बिना डरे और बहुत ही आराम से मुझे सारी बात बता पाए। मेरी बातों को सुनकर पहले तो वो बहुत हैरान हुई, फिर कहने लगी कि इतने समय से मैं इस धंधे में हूँ, आज तक मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो मेरे पास आया हो और उसने कुछ मेरे साथ किया ना हो, जो सिर्फ मुझसे बात करने आया हो। रही बात इसकी, आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं। इतना समय हो चुका है इस धंधे में कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। उसकी आंखों से बोलते हुए आंसू निकल आए थे और उसके शब्दों में बहुत दर्द था। धीरे धीरे उसने मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया, जिसे सुनकर आप अपने आप को रोने से रोक नहीं पाएंगे। वो कहने लगी कि मेरा नाम सुमेरा है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन शायद मेरा इस दुनिया में पैदा होना ही मेरा बदनसीबी था।
मेरे पापा तो मुझे और मेरी माँ को समाज के भरोसे छोड़कर चले गए थे और मैं उस समय सिर्फ 4 साल की थी जब मेरे पापा को एक बेटे की चाहत थी। जब मैं हुई उसके बाद से मेरी माँ दोबारा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। न जाने उन्हें क्या परेशानी हो गई थी। एक बेटे के इंतजार में मेरे पापा ने मेरी माँ के साथ 4-5 साल गुजारे थे, लेकिन जब उनको यकीन हो गया कि मेरी माँ दूसरी औलाद नहीं कर सकती तो वो अलग हो गए। मुझे क्या पता था कि यह तो मेरे बदनसीबी की सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। मेरे पापा हर रोज मुझे इतना मारते थे कि पीट पीट कर मुझे बेहोश कर देते थे और साथ ही साथ मेरी माँ पर भी बहुत जुल्म करते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी माँ को मेरे पापा के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे और कई बार ऐसा भी होता था कि मेरी माँ मेरे पापा से इतना परेशान हो जाती थी कि वो मुझे भला बुरा कहने लगती थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यह लगता था कि मेरी वजह से ही यह सब हो रहा है। मेरे पापा ने मुझे कभी भी मेरे नाम से नहीं बुलाया था, वो मुझे हमेशा बोझ कहते थे। मेरी माँ मुझे अक्सर कहती थी कि अगर तेरी जगह मैंने किसी बेटे को जन्म दिया होता तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। और उसके बाद थोड़े समय में ही मुझे अपने गले से लगाकर बहुत रोने लगती थी। मैं अपनी माँ की स्थिति को समझ सकती थी। मैं जानती थी कि वह मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मेरे पापा की वजह से मजबूर भी थी। एक दिन ऐसा भी आया जब मेरे पापा हम दोनों को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। वो कहने लगे कि अब मैं तुम दोनों को पाल नहीं सकता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब एक ऐसी औरत है जो मुझे बेटे का सुख दे सकती है। तेरी माँ की तरह बाज नहीं है वो दिन मुझे अच्छे से याद है। उस दिन मेरी माँ ने बहुत रोया था। वो इन सब के पीछे मुझे ही जिम्मेदार मान रही थी। अब मैं और मेरी माँ इस दुनिया में अकेले रह गए थे। मेरे नाना नानी तो बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके थे और मेरी माँ को अपने भाइयों से किसी तरीके की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें अक्सर यही लगता था कि इन सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मैं अपनी माँ की नज़रों में अपने लिए बहुत नफरत महसूस कर रही थी। उस समय मेरी माँ की उम्र करीब 35 साल होगी। उस समय मेरी माँ जवान ही थी। जब से पापा गए थे तब से 2 वक्त की रोटी भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। लेकिन मैं उनकी बेटी थी ना, वो मुझे कैसे छोड़ देती। मेरा पेट पालने के लिए उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। हर रोज न जाने कितने ही मर्दों के हवस भरी नज़रों का शिकार होती थी। हमारी ज़िंदगी दिन पर दिन बहुत मुश्किल होती जा रही थी। एक ऐसा भी दिन था जब मेरी माँ का मुलाकात सोहन अंकल से हुई थी। वो मेरे मामा के बहुत पुराने दोस्त थे और मेरी माँ को भी अच्छे से जानते थे। मेरी माँ को इस तरीके से लोगों के घरों में काम करता हुआ देख उन्हें बहुत दुख हुआ था, क्योंकि सोहन अंकल जानते थे कि मेरे मामा तो एक बहुत ही अच्छे परिवार से हैं और मेरी माँ की यह हालत। लेकिन उनसे हम क्या कहते कि 2 वक्त की रोटी के लिए हमें लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा है। अंकल मेरी माँ की हर संभव मदद करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मेरी माँ को शादी को कहा। सोहन अंकल एक अच्छे परिवार से थे जिनका अपना घर था। सोहन अंकल की शादी अभी तक नहीं हुई थी। मेरी माँ की मजबूरियों को देखते हुए उन्होंने मेरी माँ को शादी का प्रस्ताव दिया था। अंकल में किसी तरीके की कोई बुराई नहीं थी कि मेरी माँ शादी के लिए मना कर देती। सो अंकल मुझे भी मेरी माँ के साथ अपनाने के लिए तैयार थे। अब इससे ज़्यादा मेरी माँ को किसी और चीज़ की उम्मीद नहीं थी। परिवार में एक मर्द का होना बेहद ज़रूरी होता है। कुछ दिनों में सोहन अंकल ने मेरी माँ से शादी कर ली और मुझे और मेरी माँ को अपने घर लेकर चले गए। अपनी शादी के दिन ही सोहन अंकल ने मुझे गोद में बहुत प्यार से उठाया और मुझे कहा था कि आज से तुम मेरी बेटी हो। दिन यूं ही बीतते जा रहा था। सोहन अंकल मुझे बहुत प्यार करते थे। शुरू में मैं उनको अंकल कहकर ही बुलाती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से समझाया कि बेटा मुझे पापा कहा करो, तुम मेरी बेटी हो। अपने पापा का वो रूप तो मुझे आज भी याद है। उनके आगे सोहन अंकल को पापा कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उनके प्यार को देखकर धीरे धीरे मुझे भी उनसे बेहद प्यार हो गया और मैं अपने पापा को तो जैसे भूल ही गई थी। अब से सोहन अंकल ही मेरे पापा थे। सोहन अंकल एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनसे शादी के बाद मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना छोड़ दिया था।
अब मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी। हमारी ज़िंदगी में अच्छा खाना पीना रहन सहन सब था। अब तो हर रात मैं दूध पीकर ही सोती थी और हर त्योहार और हर समय समय पर पापा मुझे बहुत सारे खिलौने लाया करते थे। उन्होंने मेरी परवरिश में किसी तरीके की कोई कमी नहीं रखी थी। सोहन अंकल कभी कभी घुमाने भी ले जाया करते थे। मेरी मर्जी का खाना भी खिलाया करते थे। वो मेरे लिए जो एक पिता अपनी बेटी के लिए कर सकता है वो सब करते थे। एक सोहन अंकल के दोस्त थे जिनका नाम महेश था। महेश अंकल लगभग हमारे घर रोज ही आया करते थे। वो मेरी माँ से भी बहुत अच्छे से बातचीत किया करते थे, तो उनके आने पर सोहन अंकल का घर में होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। कई बार वो उनके पीछे आते और घंटों बैठकर आराम से मेरी माँ से बातें किया करते थे। काफी साल इसी तरीके से गुजर गया। अब मेरी उम्र लगभग 15 साल की हो गई थी। सोहन अंकल ने मेरा इतना ध्यान रखा था कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई थी। 15 साल की उम्र में ही मैं जवान और खूबसूरत दिखने लगी थी। मेरे शरीर में बहुत सारे बदलाव हो चुके थे। अचानक एक बच्ची से एक जवान खूबसूरत लड़की हो गई थी मैं। मेरा कद भी अच्छा खासा ऊंचा था। माँ मुझे अक्सर कहा करती थी कि सोहन अंकल के सामने या महेश अंकल के सामने दुपट्टा ओढ़ कर ही जाया करो। धीरे धीरे मुझे यह सब एहसास होने लगा था कि मेरी माँ को मेरी सुरक्षा का एहसास बहुत परेशान करने लगा है। उन्होंने मुझे सोहन अंकल और महेश अंकल दोनों के पास जाने से मना कर दिया था। वो मुझे बिल्कुल भी उनके सामने नहीं जाने दिया करती थी। अक्सर मुझे बहाने से मेरे कमरे में ही भेज दिया करती थी। बाहर दोस्त बनाने की इजाज़त तो मुझे कभी थी ही नहीं। माँ के ऐसे व्यवहार से मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था। मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा भी आता था। हमें सोहन अंकल के साथ रहते हुए लगभग 10 से 11 साल हो चुके थे। इतने सालों में सोहन अंकल ने या महेश अंकल ने मेरे साथ कभी किसी तरीके की कोई अजीब हरकत नहीं की थी। मैं तो कहूँगी कि मुझे सगे बाप से भी ज़्यादा प्यार दिया था उन्होंने। फिर माँ को यह डर न जाने क्यों महसूस हो रहा था। एक दिन मुझे मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम जाओ, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। मैंने उनसे पूछा कि क्यों, हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम बस बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। और यह कहकर दूध दिया और कहा इसको पूरा ख़त्म कर देना, तब तक मैं और सोहन अंकल बाजार से आते हैं। अच्छे से तैयार होने के बाद मैंने वो दूध ख़त्म किया। दूध ख़त्म होते ही न जाने मुझे क्यों बेहोशी का एहसास होने लगा था। और कुछ ही समय बाद मुझे क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। जब होश आया था तो मैं अस्पताल में बिस्तर पर थी। जब मेरी आँख खुली तो माँ मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्या हुआ है मुझे? माँ ने बताया कि बेटा तुम सीढ़ियों से गिर गई थी और तुम्हें बहुत चोटें भी आ गई थी। उस दिन जब हम बाजार से आए तो तुम हमें खून से लथपथ नीचे मिली। और वो यह सब बोलते हुए जोर जोर से रोने लगी। मेरी माँ से कहीं ज़्यादा घबराए हुए और परेशान मुझे सोहन अंकल दिखाई दे रहे थे। वो मेरे पास आए और बड़े ही प्यार से मेरे माथे को चुमा और मुझे कहने लगे कि मेरी गुड़िया तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, कुछ दिनों में तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी और हम सब घर चलेंगे, तुम अभी बिल्कुल ठीक हो। वो मुझसे पूछने लगे कि क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, उस दिन तुम कैसे गिर गई? मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला कि मुझे कुछ याद आ जाए, पर मुझे कुछ याद नहीं आया था। तभी मेरी माँ कहने लगी कि बेटा तुम आराम करो, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, अपने दिमाग पर बिल्कुल भी जोर मत डालो, यह सब बाद में होता रहेगा। कुछ ही देर में सोहन अंकल ने मेरी माँ को कहा कि तुम घर जाओ और घर जाकर आराम करो। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। काफ़ी समय से उन्होंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था, तो माँ घर चली गई। मैं लगभग 8 दिन अस्पताल में रही। उन दिनों में सोहन अंकल ने मेरी बहुत देखभाल की, अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी। कुछ दिन बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली और मैं घर आ गई। चोट लगने से मेरा बहुत खून बह गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती थी। हमेशा एक बेचैनी सी रहती थी, पर मैंने यह बात अपनी माँ को नहीं बताई थी क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान थी। मुझे लेकर घर पर आने के बाद माँ और सोहन अंकल दोनों ने ही मेरा बहुत ख्याल रखा था। आज मेरी माँ ने मुझे दूध दिया
और दूध का गिलास देते हुए कहा था कि बेटा कल से स्कूल जाना है, बहुत दिनों की छुट्टी हो गई है तुम्हारी, पढ़ाई भी कितनी पीछे हो गई है। जब तुम स्कूल से आओगी तो हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। तुम्हें याद है उस दिन मैंने तुम्हें कहा था कि तुम तैयार रहना, इसीलिए कहा था क्योंकि मैं और सोहन अंकल तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेने के लिए गए थे। तुम्हें उस दिन अपना जन्मदिन याद ही नहीं था। वो गिफ्ट अभी तक वैसे का वैसे ही रखा है। जब तुम स्कूल से आओगी तो हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। माँ का दिया हुआ दूध पीने के बाद मैं कमरे में चली गई और लाइट बंद करके लेट गई। पता नहीं लेटते ही मुझे क्या हुआ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ बहुत तेजी से घूम रहा है और कुछ अजीब सी बेहोशी लग रही थी। मेरे हाथ पैर भी नहीं उठ रहे थे। ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि मुझे अपने कमरे में किसी के आने का एहसास हुआ। जब देखा तो वो सोहन अंकल थे, यानी कि मेरे पापा। मैं चुपचाप आंखें बंद करके लेटी रही। मेरे दिमाग में यह तो हलचल चल रहा था कि मैं उन्हें अचानक से जोर से चिल्लाकर हटा दूंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करती मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने सबसे पहले मेरा माथा चूमा और मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने उसके बाद ऐसी बातें बोली कि मैंने जानबूझकर अपनी आंखें खोली ही नहीं। मैं जानना चाहती थी कि आखिर यह पूरी बात क्या है। मैं चुपचाप आंखें बंद करके यह सब सुन रही थी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे मेरे हाथ पैर बांध दिए। इससे पहले मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती, वो यह सब कर चुके थे। अब उन्होंने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो उनको मेरे साथ करना नहीं चाहिए था। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेला था। मुझे धमकाया था कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, नहीं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उनकी बातों को सुनकर बहुत डर गई थी। अगले सुबह जब मैं उठी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी। माँ ने कहा कि तुम आज स्कूल मत जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और वो मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गई। मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मैंने अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया। कुछ देर में डॉक्टर आए और उन्होंने मेरा चेकअप किया। उसके बाद उन्होंने माँ को जो कुछ बताया, माँ के पैरों से जमीन ही खिसक गई। डॉक्टर ने माँ को कहा कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, और ना ही माँ को। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि यह कैसे हो सकता है, यह तो छोटी है। पर डॉक्टर ने कहा कि यही सच है। आज मुझे यह बात सुनकर बखूबी समझ आ गया था कि बच्चा किसका होगा। अगर माँ ने मुझे पहले कभी पूछा होता तो मैं उन्हें नहीं बता पाती कि क्या हुआ है मेरे साथ। लेकिन कल रात की बात के बाद मैं जानती हूँ कि यह बच्चा किसका है और यह सब किसने किया है। कल रात को जब सोहन अंकल मेरे पास आए थे तो सोहन अंकल मुझे सब कुछ बताया कि वो मेरे साथ कब से करते आ रहे हैं। उस दिन जब मेरा जन्मदिन था, उस दिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया था, मैंने अपनी माँ को बिना डरे सब कुछ बता दिया। पर जैसा कि मुझे उम्मीद था कि उनको मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरी बात को सुनते ही मेरी माँ एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगा दी और कहने लगी कि हाँ, तुम्हारे पापा ने तो मुझे पहले ही बता दिया था, तुम्हारी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। इसी वजह से मैंने तुम्हें सोहन और महेश अंकल के पास रहने से मना किया था। मैं तो यह चाहती थी कि वो लोग तुम्हारे बारे में कुछ गलत राय ना बनाएं, लेकिन सोहन बिल्कुल ठीक थे, तुम ऐसी ही हो। पता नहीं कब से इस गलत रास्ते पर चल रही हो। मेरी माँ तो मुझ पर इल्जाम लगाने लगी थी। उन्होंने गुस्से में मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया और शाम को सोहन अंकल आए तो उन्हें मेरी प्रेग्नेंट होने की बात बताई और साथ ही साथ यह भी बताया कि मैंने उनका नाम लिया है। वो गुस्से से मेरे कमरे में आए और मुझे पीटने लगे, कहने लगे कि तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार किया और तुम यह क्या कह रही हो, और तुम यह क्या कह रही हो मेरे बारे में। पर आज मैं कहाँ चुप रहने वाली थी। वो मुझे पीटे जा रहे थे और मैंने उन्हें कहा कि कल रात को जब आप अपनी हवस मिटाने के लिए मेरे कमरे में आए थे, तब आपने मुझसे जो भी बातें की थी वो सब मैंने सुनी थी। आप यही कह रहे थे ना कि उस दिन जब आप मेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे तो आप माँ से ऑफिस का बहाना बनाकर घर वापस आ गए थे, और जो दूध माँ ने मुझे दिया था उसमें आपने बेहोशी की दवा मिला दी थी, और मेरे बेहोश होने पर आपने मेरा फायदा उठाया और आपका झूठ ना पता चले इसीलिए आपने मुझे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। यही कहा था ना आपने। मेरी बात सुनकर वो ऐसे कर रहे थे जैसे यह सब कुछ झूठ है।
वो मुझे और भी ज़्यादा पीट रहे थे और मेरी माँ को ताने देने लगे कि कैसी बेटी पैदा की है तुमने, इसको अपनी बेटी जैसा प्यार दिया और यह आज मेरे ही ऊपर इल्जाम लगा रही है। मेरी माँ अभी तक इस स्थिति में नहीं थी कि वो सच और झूठ में फर्क कर पाती। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि इतने सालों में सोहन अंकल ने कभी भी कोई हरकत नहीं की थी कि मेरी माँ को उनके ऊपर जरा भी शक होता। सोहन अंकल ने मेरी माँ को कह दिया था कि अब मैं इस लड़की को अपने घर पर नहीं रखूंगा। मेरी माँ ने उनके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े थे कि मेरी बेटी को घर पर रख लो, बाहर मत निकालो, मैं उसे समझा दूंगी। लेकिन वो नहीं माने। उन्हें पता था कि हो सकता है कि वो आगे जाकर पकड़े भी जाएं। उन्होंने कहा कि वो मुझे यहाँ नहीं रख सकते और वो कहकर अपने कमरे में चले गए। मेरी माँ ने मेरी प्रेगनेंसी अबाउट कर दी थी और घर में सबने मुझसे बात करनी भी बंद कर दी। मेरी माँ को लगता था कि उनकी यह शादी भी कहीं मेरी वजह से ना टूट जाए। मैं कमरे में पड़ी रहती थी। मौका पाकर सोहन अंकल मेरे पास आते थे और अपनी हवस मिटाते थे। मैं चुपचाप लाश की तरह लेटी रहती थी। क्या बोलती मैं कि मैं कौन हूँ? मेरी बात को सुनने वाला कोई नहीं था और इस पर यकीन करने वाला भी कोई नहीं था। धीरे धीरे महेश अंकल का भी हमारे घर में आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उनकी नज़रों में भी हमारे लिए गंदगी दिखाई देने लग गई थी। उनकी नज़रों में भी मेरे लिए गंदगी दिखाई देने लगी थी। मेरी माँ को तो मुझ पर भरोसा था ही नहीं। इन सब बातों से मुझे बहुत तकलीफ पहुँचती थी। एक दिन मैंने अपनी माँ का घर छोड़ दिया और हॉस्टल में चली गई। वहाँ जाकर मैंने नौकरी ढूंढ ली और नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी जवानी मेरी मुसीबत बन गई थी। एक दिन मुझे मेरी हॉस्टल की ही एक दोस्त मिली। उस लड़की ने मुझे इस काम के बारे में बताया। उसने मुझसे कहा कि कम समय में बहुत पैसा है। मेरे पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं बचा था। सब कुछ तो मैं पहले ही गवा चुकी थी और मेरे पास पैसे भी बिल्कुल नहीं थे। अगर मैं कोई दूसरी नौकरी करती तो भगवान जाने मुझे कब पैसा मिलता और मेरी ज़रूरत कैसे पूरी हो पाती। इसीलिए मैंने इसी काम को चुना जहाँ पर लोग पैसे देकर मेरा वक्त खरीद लेते हैं। कुछ समय के लिए मैं हर घंटे में पैसे लेती हूँ, कभी थोड़ा काम तो कभी ज़्यादा। अपना कुछ समय उन मर्दों को देती हूँ और वो मुझे पैसे दे जाते हैं। कई बार तो मेरे पास ऐसे मर्द भी आते हैं जो मुझे इतनी तकलीफ पहुँचाते हैं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। लेकिन वो तकलीफ मेरे परिवार की तकलीफ से बहुत कम है। जो सोहन अंकल ने मुझे तकलीफ दी है उसके आगे मुझे हर तकलीफ कम लगती है। मेरी छोटी सी जिंदगी में कभी सुख था ही नहीं। यह बात बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। मैं खामोशी से यह सब बातें सुन रहा था। मैं छोटा सा रिकॉर्डर लेकर गया था। वहाँ पर उसकी बोली हुई सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। उसने पहले से ही इतना धोखा खाया हुआ था कि मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मुझे और भी कोई धोखा दे पाता। मैंने उसे सारा सच बता दिया कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं तुम्हारी बोली एक एक बात को रिकॉर्ड कर लिया हूँ। मैं बहुत समय से एक अच्छी न्यूज़ का तलाश कर रहा था। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला इसीलिए मैं यहाँ आया था। मेरी बातों को सुनकर वो हैरान हो गई थी। मैंने उसे कहा कि अगर तुम चाहोगी तभी मैं यह न्यूज़ आगे चलाऊंगा। अगर तुम मना करोगी तो मैं इसे अभी यहीं पर डिलीट कर दूंगा। तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। मैं दोनों ही बातों में तुम्हारा सम्मान करूंगा। वो बिना मुझसे कोई सवाल पूछे रोते हुए मुझसे कहने लगी कि अगर आप इस न्यूज़ को चलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। मैंने उससे कहा कि शायद कोई लड़की इस तरीके से लोगों से बच पाए, शायद उसको कोई मदद हासिल हो, उसमें इतनी हिम्मत आ जाए कि इस बारे में बाहर निकलकर वो बात कर पाए। उसने मुझसे कहा कि आप इस न्यूज़ को चला सकते हो और मैंने वैसा ही किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।